हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज सेंट्रल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेट गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है हिंदू टेम्पल्स पर। तो इस पूरे मामले में बात करेंगे कि कैसे अलग अलग राज्य सरकारें जो कि हिंदू टेम्पल्स हैं प्लस जो दूसरे रिलीजियस हिंदू इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर कैसे सरकार का नियंत्रण हो रहा है। इस पूरे मामले में जो विभिन्न राज्य सरकारें हैं उनका क्या कहना है, प्लस जो पब्लिक है यानी जो लोग हैं उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और इसके साथ ही जानेंगे कि संविधान हमारा इस पूरे मामले में क्या कहता है। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब जान लेते हैं कि ये पूरा मामला न्यूज़ में क्यों है। तो जैसा आपको मालूम होगा, हाल ही में तमिलनाडु में स्टेट इलेक्शंस थे और इस पूरे इलेक्शन के दौरान एक कैंपेन बराबर न्यूज़ में चलता रहा जिसमें जो हिंदू टेम्पल्स हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट से, उनके कंट्रोल से बाहर करने की डिमांड उठ रही थी। इस रिगार्डिंग सोशल मीडिया पर भी एक काफ़ी बड़ा कैंपेन चला। उसी रिगार्डिंग एक पोस्टर है सामने, आप देख सकते हैं, फ्री तमिलनाडु टेम्पल्स। तो ऐसे ट्रेंड्स चलाए जा रहे थे ट्विटर पर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, और वहाँ पर ये डिमांड की जा रही थी कि लोग आगे आएँ और अपना सपोर्ट दें इस पूरे कॉज को। और ये एक मोबाइल नंबर है जिस पर लोग मिस कॉल करके अपना सपोर्ट शो कर रहे थे। और इस पूरे मूवमेंट में एक नाम बहुत ज़्यादा सामने आया, वो था सदगुरु का। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि इंडिया के बहुत बड़े स्पिरिचुअल गुरु हैं। तो इन्होंने जगह जगह कई सारे बयान दिए कोर्ट में, प्लस अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, न्यूज़ चैनल्स पर। तो उसी रिगार्डिंग एक आर्टिकल है न्यूज़पेपर में जिसमें उन्होंने कहा था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है तमिलनाडु की, उसने मद्रास हाई कोर्ट के सामने ये एक्सेप्ट किया है कि जब से स्टेट गवर्नमेंट ने वहाँ के मंदिरों को कंट्रोल किया है, 1200 मूर्तियाँ ऐसी हैं जो चोरी हो चुकी हैं। तो ऐसे बहुत सारे एलिगेशंस लग रहे हैं जो सरकार का कंट्रोल है। इस पूरे मामले को थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। उसके लिए एक ट्वीट पहले और देखते हैं। ये भी सदगुरु जी ने कुछ इन्फॉर्मेशंस दी हैं कि कैसे 12,000 टेम्पल्स ऐसे हैं जो एक दिन में एक भी पूजा नहीं हो रही है और वो एकदम डेथ के कगार पर हैं। फिर दूसरा 34,000 यानी 34,000 मंदिर ऐसे हैं जिनको जो सालाना बजट मिलता है, क्योंकि बजट भी सरकार कंट्रोल कर रही है, तो वो बजट 10,000 रुपये से भी कम मिलता है। यानी एक साल में 10,000 से भी कम एक मंदिर को चलाने के लिए उसकी जो वेरियस एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उन सारी चीज़ों को देख रेख के लिए केवल 10,000 रुपये। तो आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल है। इसके बाद 37,000 टेम्पल्स ऐसे हैं जहाँ पर केवल एक ही आदमी है जिसकी जिम्मेदारी है पूजा करने की, उस मंदिर का पूरा मेंटेनेंस की, उसकी सिक्योरिटी और जो तमाम काम मंदिर से जुड़े होते हैं उसके रखरखाव से लेकर सब कुछ। तो ये सारा काम केवल एक ही आदमी की जिम्मेदारी है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको लेकर पब्लिक में जो गुस्सा है। तो पहले एक डिस्कस कर लेते हैं कि ये इस सब की शुरुआत कब हुई। तो पहली बार 1817 में, यानी 1817 में, यानी जब भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय जो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस थे तो उनको पहली बार मैनेज किया गया था बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसीज़ में। और उसके बाद 1925 में पहली बार एक डेडिकेटेड लॉ बनाया गया फॉर मद्रास रिलीजियस इंडोर्समेंट एक्ट। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही बनाया था। जो वहाँ के यानी मद्रास प्रेसिडेंसीज़ में जो भी हिंदू टेम्पल्स थे उनको रेगुलेट करने के लिए, प्लस जो उनमें चढ़ावा चढ़ता है, जितना धन एकत्रित होता है, उस सब को कंट्रोल करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि ये केवल तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, केरला में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र, हिमाचल, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, इन सारे स्टेट्स में भी ऐसी कमिटीज़, ऐसी अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं जो कि मंदिरों को कंट्रोल करती हैं। और अब बात करते हैं कि सरकार कौन कौन सी चीज़ें कंट्रोल करती है। तो उसके लिए इन पॉइंट्स पर नज़र डालते हैं। एक तो सबसे पहला, सेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ मेनली फॉर HR&CE डिपार्टमेंट्स, यानी हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटी इंडोर्समेंट डिपार्टमेंट्स। यानी किसी भी मंदिर को जो एडमिनिस्टर करने के लिए एक बॉडी सेटअप की जाती है, तो उस बॉडी का जो भी कंट्रोल होगा वो कितना काम करेगी, प्लस
वो कौन कौन सा मंदिर का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे देखेगी, कौन कौन से फंक्शंस मंदिर अटेंड करेगा, कौन कौन से परफॉर्म करेगा। तो ये सारी चीज़ें प्लस जितना भी मंदिर में धन एकत्रित होता है, यानी जितना चढ़ावा आता है, प्लस मंदिर जितना चैरिटी वाला काम करता है, वो सारी चीज़ों को वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ही कंट्रोल करेगी। फिर इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन हेरिडिटरी ट्रस्टीज़, यानी कहीं ऐसा ना हो कि किसी मंदिर पर कुछ ही लोगों का राज हो जाए, तो इसको भी इंश्योर करने के लिए इसको बनाया गया है। प्लस बजट का अप्रूवल, ये भी यही काम करते हैं। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव और गवर्नमेंट ऑफिसर्स टू मैनेज दी टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन। तो जैसा हमने डिस्कस किया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनेगी जो कि मंदिर को और मंदिर के वेरियस अफेयर्स को, उन सारे मामलों को कंट्रोल करेगी, तो वो अलग अलग डायमेंशंस में उसको काफ़ी पावर दी गई हैं। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि संविधान का इस पूरे मामले में क्या कहना है। तो इसके लिए मेनली सबसे पहले हम फोकस करेंगे दो आर्टिकल पर, आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 26। तो आर्टिकल 25 ये कहता है द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, यानी आर्टिकल 25 भारत के सभी नागरिकों को कोई भी धर्म अपनाने, उसको प्रैक्टिस करने में, प्लस उसके प्रोपेगेशन के लिए पूरी आज़ादी देता है। अब इसमें कुछ सब क्लॉज हैं, यानी दिस फ्रीडम इज सब्जेक्ट टू अ मैटर ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, यानी ये सब तभी तक, ये सारी फ्रीडम तभी तक है जब तक कि पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, जो सोशल मोरालिटी है उसको डिस्टर्ब ना किया जाए, प्लस जो कोई मंदिर है सपोज़ उसके आसपास की जो कम्युनिटी है या बड़े पैमाने पर भी जो कम्युनिटी है, तो उसकी हेल्थ को कोई नुकसान ना हो रहा, ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो रही हो, राइट। फिर इसके बाद स्टेट का ये भी कहना है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट को ये पावर दी गई है कि स्टेट कोई भी ऐसा लॉ बना सकता है रिगार्डिंग रेगुलेशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल एक्टिविटी, यानी मंदिर जो है किसी भी तरह की इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल या दूसरी कोई भी जो सोशल सेकुलर एक्टिविटी है, अगर मंदिर उसमें इन्वॉल्व है तो उन सबको रोकने के लिए या उसको रेगुलेट करने के लिए स्टेट को ये अधिकार है, वो कोई नियम बना सकता है। अब इसके बाद आर्टिकल 26 डिस्कस करते हैं। तो आर्टिकल 26 जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको ये अधिकार देता है दैट दे कैन मैनेज दियर रिलीजियस अफेयर्स, यानी कोई भी पर्सन किसी भी फेथ को जो फॉलो करता है तो उस रिगार्डिंग जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं या उसके जो भी रिलीजियस अफेयर्स हैं तो उनको वो मैनेज कर सकता है। जैसे टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, राइट, यानी कोई भी मंदिर है या कोई भी रिलीजियस बॉडी है तो वो कौन कौन से रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, प्लस कौन कौन से चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तो इन सारी चीज़ों को इंश्योरिटी करने की जो आम पब्लिक है यानी जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको ये अधिकार दिया गया है। इसके अलावा टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन, यानी धर्म से जुड़ा कोई भी मामला हो तो इसको भी मैनेज करने के लिए लोगों को अधिकार दिए गए हैं। टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कोई भी रिलीजियस बॉडी है, चाहे वो मंदिर का कोई ट्रस्ट हो या जैसे हमें मालूम है वक्फ बोर्ड था पहले, तो ये ऐसी कोई भी जो रिलीजियस बॉडी है तो वो कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को अक्वायर कर सकती है। और इसके अलावा टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ, यानी नियम कानून जो कि भारत में है उन सब के तहत जो भी फंड इकट्ठा होगा या जो भी प्रॉपर्टी एक्वायर की जाएगी तो उसको मैनेज किया जा सकता है। तो ये सारे अधिकार संविधान देता है। अब इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा और है जो इस पूरे मामले में कुछ बात करता है, वो है एंट्री 28 ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट। तो जैसा कि हमें मालूम है सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसके लिए 3 लिस्ट हैं, उसमें कुछ मैटर्स दिए गए हैं। जैसे पहला है यूनियन लिस्ट जो कि सेंटर सारे मैटर्स को उन सारे मैटर्स को हैंडल करेगा। फिर उसके बाद स्टेट लिस्ट है जिसको स्टेट मैनेज करेगा, और उसके बाद आती कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में वो मैटर हैं जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों कोई भी नियम कानून बना सकते हैं, लेकिन इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सेंटर जो है उसका जो भी रूल होगा, उसका जो भी नियम होगा उन्हीं को वैलिड माना जाएगा। स्टेट का जो भी नियम कानून होगा वो नलीफाई हो जाएगा।
तो ये एंट्री 28 कहती है चैरिटीज़, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, चैरिटेबल एंड रिलीजियस एंडोर्समेंट्स एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, यानी ये सारी एक्टिविटीज़, ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एंट्री 28 में होने का मतलब है कि राज्य सरकार को ये अधिकार है कि उस पर कोई नियम बना सकती है, प्लस केंद्र सरकार जो है भारत की वो भी इस पर कोई नियम बना सकती है। तो अब बात करते हैं कि सरकार के ये इंटरवेंशन की क्या ज़रूरत है, यानी सरकार ऐसा क्यों कर रही। तो सबसे पहला पॉइंट सरकार का कहना है टू ब्रिंग द सोशल रिफॉर्म्स, यानी जैसे मंदिर में जो पुजारी होते हैं तो जो प्रीस्टहुड है वो हेरिडिटरी ना हो जाए, यानी किसी एक परिवार के लोग ही उस पद पर ना विराजमान हो सकें। तो इसको इंश्योर करना, इसलिए ये ज़रूरी है सरकार का इंटरवेंशन। प्लस सरकार का कहना है टू इंश्योर दी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंट्री, यानी किसी भी पर्सन को मंदिर में एंट्री लेने से ना रोका जाए ऑन द बेसिस ऑफ उसका जेंडर क्या है, उसकी कास्ट क्या है, उसका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, यानी इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र किसी भी पर्सन को मंदिर में एंट्री लेने से ना रोका जाए। इसके अलावा सरकार का कहना है, सरकार का जो इंटरवेंशन है इट इज़ कम्प्लीटली अलॉन्ग द आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म, यानी जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो ऑब्वियसली वेस्ट के सेकुलरिज्म से डिफरेंट है। वेस्ट का जो सेकुलरिज्म है वो किसी भी रिलीजन में, किसी भी फेथ में कोई विश्वास नहीं रखता है, लेकिन भारत का जो सेकुलरिज्म है वो वहाँ से अलग है। भारत का कहना है कि हमारा सेकुलरिज्म की परिभाषा ये है कि जो भी स्टेट है, यानी जो कंट्री है, तो कंट्री का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा, लेकिन कंट्री यानी स्टेट जो कितने भी फेथ होंगे भारत में, तो उन सब में अपना एक तरीके से ट्रस्ट शो करेगी, कैसे उनके जो भी रिलीजियस अफेयर्स हैं उनको ऑटोनॉमी देगी कि वो अपना मैनेज कर सकते हैं उन सारी चीज़ों को, प्लस उनके प्रोपगेशन में भी हेल्प करेगी। तो जैसे आप जानते हैं सब्सिडी दी जाती है, चाहे वो हज सब्सिडी हो या फिर जो कैलाश यात्रा पे जाते हैं तो उनको कुछ स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार सब्सिडी देती है। तो ऐसे जितने भी अफेयर्स हैं तो इन सब में जो सरकार का इन्वॉल्वमेंट है ये यही दिखाता है कि इंडिया का जो सेकुलरिज्म है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न सेकुलरिज्म। फिर सरकार का कहना है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंट्री इन टेम्पल मैनेजमेंट बॉडी, यानी जो टेम्पल की मैनेजमेंट बॉडीज़ हैं, जो कमिटीज़ इन मंदिरों को हैंडल करेंगी, इनको मैनेज करेंगी, तो उसमें ऐसा ना हो कि केवल एक कास्ट के लोग या जो पावरफुल लोग हैं वही, यानी जो सोशली इफ़ेक्टिव हैं, केवल ऐसे लोग ही, उनकी ही एंट्री ना हो। टू एंश्योर द एंट्री ऑफ SC एंड ST एंड अदर सोशली बैकवर्ड सोसाइटीज़, जो भी ग्रुप्स हैं, चाहे वो कोई छोटे माइनॉरिटी एथनिसिटी के लोग हों, तो इन सब का भी एंट्री हो सके जो टेम्पल की मैनेजमेंट बॉडी है, इस सब को इंश्योर करने के लिए। प्लस इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ टेम्पल्स एंडोवमेंट एंड चैरिटी, यानी जैसा हमने बात की कि सरकार का इस बात पर बहुत ज़्यादा फोकस है, यानी मंदिरों को जो भी चढ़ावा मिल रहा है, जो भी धन संपत्ति अर्जित कर रहे हैं मंदिर, तो उन सबको इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सके सरकार। एंड टू अवॉइड इरेगुलरिटीज़ इन हैंडलिंग सच ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड एंड प्रॉपर्टी। तो जैसा कि आपको मालूम होगा, एक पद्मनाभम स्वामी, ये आपके सामने एक मंदिर की तस्वीर है जो कि केरला में है, बहुत ही फेमस है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का वेल्थ इसमें मिला है। तो ऑब्वियसली ऐसे बड़े अमाउंट को मैनेज करने के लिए एक एक्सपर्ट टीम चाहिए होगी, तो सरकार का ये कहना है, और जो कि सही भी है काफ़ी हद तक। फिर इसके बाद टू सपोर्ट द लोकल इकोनॉमी, यानी सरकार का कहना है कि हम जो ये इंटरवेंशन कर रहे हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोकल इकोनॉमी को भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे तो इसका लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको समझ में आए तो बिल्कुल बताइएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मंदिरों के बाहर चाहे उसको सरकार मैनेज करे या ना करे, कहीं भी ऐसी जहाँ भी कम्युनिटी इकट्ठा होगी तो ये ऐसी सोशल एक्टिविटीज़ प्लस ऐसी जो लोकल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं तो ये अपने आप ही जनरेट हो जाती हैं, अपने आप ही सर्कुलेट होने लगती हैं। यानी जैसे फल फ्रूट, ऐसे और तमाम चीज़ें जो लोकल वेंडर्स आसपास मंदिरों के आसपास होते हैं। तो अब जानते हैं सरकार का ये जो इंटरफेरेंस है इसमें इशू क्या क्या है। तो सबसे पहला जो इशू है दैट इट इज़ डिस्क्रिमिनेटरी, यानी डिस्क्रिमिनेशन करता है कैसे। इट वायलेट्स आर्टिकल 14 दैट इज़ राइट टू इक्वालिटी एंड आर्टिकल 15 दैट इज़ प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, सेक्स एट्सेट्रा। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है?
क्योंकि जो भी राज्य सरकारें हैं वो केवल मंदिरों को ही मैनेज कर रही हैं, उनका कंट्रोल मंदिरों पर ही है। लेकिन चर्च है, मॉस्क है, इसके अलावा भी जो दूसरे रिलीजन हैं उनके जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें सरकार का इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जो लोगों को परेशान कर रही है कि ये हमारे साथ ही डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है, राइट। अब इसके बाद दूसरी जो पॉइंट है, लोगों का जो कहना है कि सरकार जो सोशल रिफॉर्म्स लाने की बात कर रही थी वो सोशल रिफॉर्म्स भी नहीं आ पा रहे हैं सही से। जैसे महिलाएं जो हैं तो उनका प्रेजेंस बहुत ही कम है, एकदम नील समझ लीजिए आप इसे। कहाँ पर प्रेजेंस कम है? एट द हाईएस्ट लेवल इन डिसीजन मेकिंग बॉडी, यानी किसी भी टेम्पल के रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने में महिलाओं की जो भागीदारी है वो बहुत कम है और इसको इंश्योर करने में सरकार फेल हुई है। फिर लैक ऑफ विजन। लैक ऑफ विजन कैसे? जो जिन लोगों को सरकार अपॉइंट कर रही है तो वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, यानी उनके अंदर वो कमिटमेंट, वो डेडिकेशन लोगों को नहीं दिख रहा है, जिस वजह से जो रिलीजन की जो और जो टेम्पल की लेगेसी है तो उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच रहा है। तो ये सारे इश्यूज़ हैं जिसको पब्लिक डिस्कस कर रही है। प्लस इसके अलावा एक जो बहुत बड़ा इशू सामने आ रहा है वो है करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट, यानी मिस यूज़ ऑफ टेम्पल फंड्स, मिस एलोकेशन ऑफ टेम्पल लैंड, आइडल थेफ्ट एक्सेट्रा। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि सदगुरु जी ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि कैसे 1200 से ज़्यादा मूर्तियां जो हैं मंदिरों से चोरी हो गई हैं। तो ऐसे कई, अब इन इश्यूज़ के अलावा भी कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे इरोजन ऑफ कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू ऑफ टेम्पल, यानी अब जब ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, ऐसी जो एक्टिविटीज़ होंगी अनएथिकल हैं, जो कि अवांछनीय एक्टिविटीज़ हो रही हैं मंदिरों में, तो लोगों को जो पसंद नहीं आ रही, उस वजह से मंदिर की जो अपनी स्पिरिचुअल वैल्यू है उसको कहीं ना कहीं एक बहुत नुकसान पहुंच रहा है। और इसके अलावा हाईली इनइफेक्टिवनेस ऑफ ऑफिशियल्स, यानी जो पर्सन्स को सरकार अपॉइंट कर रही है वो कहीं ना कहीं उनमें नॉलेज की कमी है, जिस वजह से उस मंदिर के, यानी बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जो आपको मालूम है हज़ारों साल, 2-2 हज़ार साल पुराने भी हैं। तो इन सारे मंदिरों की अपनी जो आर्कियोलॉजिकल वैल्यू है, तो उस वैल्यू को लोग जो ऑफिशियल्स अपॉइंट किए जा रहे हैं वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि ऐसे लोगों को अपॉइंट करे सरकार। फिर उसके बाद इन मैनी केसेस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हैज़ रिजल्टेड इन द एंड ऑफ प्रीस्टहुड, यानी जो जैसे हमें मालूम है जो मंदिरों में पुरोहित होते हैं तो उनकी अपनी एक शैली है, वो कैसे ज्ञान अर्जित करेंगे और बाकी चीज़ों को प्रैक्टिस करने की, तो वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है। तो जैसे ये पंडित जी सामने दिख रहे हैं, तो ऐसे जो प्रीस्टहुड है उसको एक खतरा बना हुआ है लगातार। प्लस उसके अलावा जो वेद पाठशालाएँ, यानी जहाँ पर शुरू से बच्चों को ट्रेन किया जाता है, उनको वेद पाठ पढ़ाए जाते हैं, प्लस जो दूसरे इंडियन टेक्स्ट हैं यानी फिलोसफिकल टेक्स्ट हैं, जैसे आपको मालूम होगा उपनिषद हैं वेद के अलावा, और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं। तो ये सारे ग्रंथ जो उनको पढ़ाए जाने चाहिए तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है लोगों को। और इसके अलावा अपॉइंटमेंट्स आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल बेनिफिट्स ऑफ द रूलिंग पार्टी, यानी जो भी सरकार होती है उस राज्य में वो कहीं ना कहीं इन मंदिरों को एज अ टूल इस्तेमाल करती है टू गेन पॉपुलैरिटी, यानी ऐसे लोगों को ही अपॉइंटमेंट करती है जो उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाएं, जो उनके बेनिफिट के लिए काम करें। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है मेंटेनिंग अ डिफरेंस बिटवीन टेम्पल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी एंड स्पिरिचुअल बॉडी, यानी टेम्पल को जो कंट्रोल करना है, जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं उनका मेंटेनेंस प्लस बाकी चीज़ें, तो वो उसको कहीं ना कहीं जो कि टेम्पल की स्पिरिचुअल बॉडी है उससे दूर कर दिया जाए। यानी मंदिर की जो अपनी वैल्यू है उसको बनाए रखने के लिए जो भी ये छोटे मोटे जो फंक्शंस हैं और फंड्स हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज़ को कहीं ना कहीं उससे हमें सेपरेट करना होगा। फिर इसके बाद हाईली एथिकल एंड मोरली वैल्यूड अपॉइंटमेंट्स, यानी जिन लोगों को अपॉइंट किया जाए वो हाईली एथिकल हों, मोरली स्ट्रॉन्ग हों, ताकि उनको जो जिम्मेदारी दी जाए उसको वो पूरी तरीके से फुलफ़िल कर पाएँ। मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी सरकार का इंटरफेरेंस कम से कम होना चाहिए। सरकार जो चाहती है जैसे ट्रांसपेरेंसी आए
और बाकी जो इम्प्रूवमेंट्स होने हैं, जो सोशल रिफॉर्म्स होने हैं, तो ये सब हों, ये सब इफ़ेक्टिव हों, लोगों को नज़र आए विद मिनिमम गवर्नमेंट, यानी सरकार का मिनिमम हस्तक्षेप हो। फिर इसके बाद इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल पब्लिक, यानी जो आसपास की कम्युनिटीज़ हैं उनको इन्वॉल्व करना चाहिए जब भी कोई डिसीज़न लेना हो सरकार, या फिर जो अपॉइंटिंग बॉडी है वो कुछ तय करे। और इसके बाद जिन लोगों को अपॉइंट किया जाए उनको हाईली स्किल होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, यानी उनके पास अच्छी जानकारी होनी चाहिए ताकि उस मंदिर की जो आर्कियोलॉजिकल वैल्यू है उसको समझ पाएँ, ताकि उसके मेंटेनेंस में एक बढ़िया योगदान दे सकें। और इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी शैल बी मेनली फॉर एडवाइस, यानी उनका मेन काम केवल एडवाइस देना होना चाहिए। हर काम में अगर वो इंटरफेयर करेंगे तो नहीं चल पाएगा। प्लस इसके बाद जो पब्लिक ग्रीवेंसेस, यानी जो लोगों को जो तकलीफ़ें, जो उनकी समस्याएं हैं उनको सुने, उनको नलीफाई करें, उनको रेक्टिफाई करें। टूरिज़्म के लिए उस फील्ड में काम करें, टूरिज़्म को बढ़ावा मिले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, तो कहीं ना कहीं उससे एक रेवेन्यू जनरेट होगा, इकॉनमी को हेल्प मिलेगी। फिर इसके बाद हेल्प इन हैंडलिंग फंड्स विद हाई ट्रांसपेरेंसी, यानी जो फंड्स की मिस हैंडलिंग की बात हो रही थी, कैसे जो टेम्पल का लैंड है उसको लोग जो ऑफिशियल्स हैं वो अक्वायर कर ले रहे हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसके लिए ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी। एंड एट लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीपल शैल नॉट फील डिस्क्रिमिनेटेड विद अदर रिलीजन्स, यानी जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि मॉस्क और चर्च के साथ कुछ भी नहीं हो रहा है, केवल हिंदू जो मंदिर हैं उनको ही कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रही है सरकार। तो लोगों में जो सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है इसको दूर करना सरकार की अपनी जिम्मेदारी है। तो अब सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कुछ जो लैंडमार्क जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन सबको। तो सबसे पहला केस है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, 2014 का ये केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी है टेम्पल की, उसका जो अधिकार है मंदिर के अफेयर्स को, रिलीजियस अफेयर्स को कंट्रोल करना, दैट इज़ नॉट एब्सोल्यूट एंड नॉट फॉर इंडेफिनिट पीरियड, यानी जो भी टेम्पल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है वो ऐसा नहीं कि मंदिर से जुड़ा कोई भी मामला है उसको वो पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती है। और उसके अलावा ये कंट्रोल इंडेफिनिट पीरियड के लिए नहीं, यानी एक शॉर्ट टाइम के लिए आपको चलाना है, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी आपके एम हैं उनको फुलफ़िल करिए और बाहर निकलिए वहाँ से। उसके बाद दूसरा जजमेंट डिस्कस करेंगे हम पद्मनाभम स्वामी के रिगार्डिंग। सुप्रीम कोर्ट ने जो शिबेट शिप है, यानी जो रॉयल फैमिली ऑफ त्रावणकोर है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको अधिकार दे दिया कि वो मैनेज कर सकते हैं। क्या मैनेज कर सकते हैं? ऑल द बिलोंगिंग्स एंड ऑल्सो एन एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी टू असिस्ट इन डूइंग सो, यानी जो रॉयल फैमिली ऑफ त्रावणकोर है उनको ये अधिकार दे दिया कि मंदिर से जुड़े आप सारे मामलों को, चाहे संपत्ति का मामला हो या फंक्शन का कोई भी मामला हो, उन सबको आप कंट्रोल कर सकते हैं। और इस पूरे मामले में, इस पूरे प्रोसेस में एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी बनेगी जो आपकी मदद करेगी। और इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रतिलाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इस केस में ये रिज़ल्ट दिया गया था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव या फाइनेंशियल बॉडी बनाई जाएगी इन केस ऑफ मिस मैनेजमेंट, तो ये आर्टिकल 26 का वायलेशन नहीं करती है। यानी कई सारी PIL दाखिल की गई कोर्ट में जिनका ये कहना था कि ये जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ बनाई जा रही हैं तो ये डायरेक्टली आर्टिकल 26 के अगेंस्ट हैं। यानी आर्टिकल 26 क्या कह रहा है कि लोगों को उनके जो रिलीजन है, जो भी रिलीजियस फेथ है, जो भी रिलीजियस बिलीफ्स हैं, उनको प्रोपोगेट करने में, प्लस जो उनके रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मैनेज करने का अधिकार देती है। लेकिन ये राइट जो है, यानी ये जो अधिकार है, तो ये ऐसा नहीं कि एब्सोल्यूट है, और ये कहीं भी जो फाइनेंशियल बॉडीज़ बनेंगी। तो ये था पूरा मामला। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। कोई इन्फॉर्मेशन करेक्ट लगी हो, इनकरेक्ट लगी हो, वो भी कमेंट करके बताएं। एंड दिस वाज डन फॉर द डे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू और देखते रहें नॉलेज सेंट्रल।